हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजनी कुमार उत्तम, टीम सीएलसी सीकर। आप में से मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो जेई एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ कुछ तो इस साल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, कुछ नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे। आपकी अपनी सीएलसी आपके लिए इस साल पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आई है और इस पीवाईक्यू सीरीज़ के थ्रू हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करेंगे और इन पीवाईक्यूज के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को शार्पन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। पीवाईक्यूज सॉल्व करने का फ़ायदा हमें क्या होता है कि एक तो एग्ज़ाम पैटर्न का हमें पता लगता है, दूसरा एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन का वेटेज भी, उनका डिफ़िकल्टी लेवल का भी आइडिया लगता है हमें कि किस किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो हैं किस किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक आइडिया लगने के बाद हमें हमारा जो पढ़ाई करने की जो स्पीड है, राइट, पढ़ाई करने का जो तरीका है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम जेई में 2023-2024 के दो सालों के जो पीवाईक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स और जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करें। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए पे अपन डिस्कशन करेंगे शुरू में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, थिन प्रिज्म P1 विद एन एंगल 6 डिग्री एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.54 इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म P2 मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.72 टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज। देखो कह रहा है डिस्पर्जन तो होना चाहिए लेकिन विदाउट एवरेज डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो डेविएशन जो है, जब दो प्रिज्म को अपन कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, इस तरीके से, तो डेविएशन इस वाले प्रिज्म से भी होता है एंड देन फिर इस वाले प्रिज्म से भी होता है एंड लाइट रे फाइनल बाहर की तरफ आती है, ठीक है। तो डेविएशन होता है तो सीधी सी बात है डिस्पर्जन तो होगा ही होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, राइट। तो इसमें हमें कंडीशन दे रखी है डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन येलो कलर के लिए लिया जाता है ऑलवेज। तो इस वाले प्रिज्म में बात करूं तो डेविएशन, येलो कलर का डेविएशन है ना, वो कितना आएगा, डेल्टा बराबर अगर अपन बात करें तो म्यू y -1 इंटू ए। इसका प्रिज्म एंगल A1 है, A1 लिख दिया हमने, म्यू y1 है। अब ये लाइट रे इसमें जब पास होगी तो येलो लाइट का अगेन यहां से डेविएशन होगा, तो जो टोटल डेविएशन आएगा वो कुछ अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये कह रहा है कि विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो टोटल डेविएशन मस्ट बी 0। तो म्यू y1 कितना गिवन है अपन को 1.54, म्यू y2 गिवन कितना है 1.72, ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो 1.54 -1 तो 0.54 इंटू A1 आ गया, A1 इज 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे तो A2 नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का सेंस ये हुआ कि एक प्रिज्म ऐसा है ना तो दूसरा प्रिज्म ऐसा इन्वर्ट करके रखना पड़ेगा अपन को, करेक्ट। तो A2 की वैल्यू फाइनली अपने पास आ जाएगी, इसके डिवाइड में म्यू y2 इज 1.72 -1 तो 0.72 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा A2। सो दिस A2 इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड है ये, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। अब यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है, A2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4.5 डिग्री, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन का जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A microscope is focused on an object at the bottom of a bucket. If the liquid with refractive index 5/3 is poured inside the bucket, then the microscope have to be raised by 30 centimeter to focus the object. Again, the height of the liquid in the bucket is. ये कह रहा है कि एक बकेट है और इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, एक ऑब्जेक्ट था बॉटम पर, आप इसको फोकस कर रहे थे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, फिर सीधी सी बात है। फिर जैसे ही आपने इसमें लिक्विड पोर किया तो अब जो इमेज बनेगी वो एपरेंट डेप्थ पे बनेगी h/μ पर, h/μ। तो अब जो माइक्रोस्कोप को जिस चीज को देखना है, मतलब माइक्रोस्कोप के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इसको फोकस करने के लिए उसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, दैट शिफ्टिंग इज दिस विच इज h - h/μ। तो शिफ्टिंग यहाँ पे कितनी है, h ब्रैकेट 1 - 1/μ, ओके। तो इसकी जो इमेज यहां बनी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो वो शिफ्ट हुआ है तो डेफिनेटली उसमें माइक्रोस्कोप में भी अपन को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो h1 - 1/μ, अब ये वैल्यू प्लेस कर देंगे अपन, यहां से अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो शिफ्टिंग कितने की है, 30 सेंटीमीटर की।
तो 30 सेंटीमीटर इसको रख देंगे अपन, क्योंकि ऊपर की तरफ रेज किया आपने माइक्रोस्कोप को। सो 30, तो h आपको फाइंड करना है, ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू इज 5/3, तो 3/5 हो गया ये, बराबर 30। तो ये आ गया अपने पास 2/5, इसको 2/5 लिख दीजिए, ये आ गया 15, और h बराबर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो आपको 75 सेंटीमीटर जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो एक कनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, राइट। सो फोकल लेंथ इस मिरर की आ जाएगी अपने पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज, अब ध्यान दीजिए, इधर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं अपने, 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट को तो अपने 15 सेंटीमीटर पर रख रखा है अपने, ठीक है, मान लीजिए ये वाला, ये 15 है, एक रखा है हमने 20 पर, 25 पे सॉरी, फोकल लेंथ अपने पास आएगी। तो इन दोनों की जो इमेज बनेगी, उन इमेज के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है, डिस्टेंस कितनी है। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इस एक इमेज की लोकेशन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u, है ना, मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज u, u इज -15 बराबर 1/f इज -20। तो यहां से 1/v की वैल्यू आ गई 1/15 माइनस 1/20। ये एलसीएम अपने पास कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 60, ये आ गया 4 और ये आ जाएगा 3। तो v की वैल्यू अपने पास आ चुकी है प्लस का 60 सेंटीमीटर, प्लस 60 आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए की जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, इंसिडेंट रे अलोंग पॉजिटिव आई है ना, तो इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बन गई 60 सेंटीमीटर। अब बी की इमेज बनाते हैं, तो अगेन सेम फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, u इक्वल्स टू -25 बराबर माइनस का 20, और 1/v बराबर आ गया 1/25 माइनस 1/20। ये आ जाएगा हमारे पास 100, ये 4, ये 5, v बराबर आ गया माइनस का 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो -100 मतलब रियल इमेज फॉर्म हो रही है, -100 मतलब कहीं ना कहीं इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी v की 100 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि जो इमेजेस बनेंगी उनके बीच की डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो बी की इमेज एक यहाँ बनी, एक इमेज यहाँ बनी, तो 100 तो ये हो गया और ये 60 हो गया, तो 100 प्लस 60 टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 160 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, when a beam of white light is allowed to pass through a convex lens parallel to principal axis, the different colors of light converge at different point on the principal axis after refraction. This is called, देखो बेटा, लेंस पर पैरेलल लाइट रेज जब इंसिडेंट होती हैं तो वो फोकस से पास होती हैं, सही बात है। और फोकस जो है वो सीधी सी बात है एफ फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे होता है, और फोकल लेंथ होती है अगर वैक्यूम में या अगर हम एयर में लेंस को रखें तो म्यू -1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 होता है साहब। ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो। तो एफ की वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि म्यू पर डिपेंड करती है साहब, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कह सकते हो या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कह सकते हो, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें रेड के लिए या वॉयलेट के लिए, तो ये ध्यान रखें आप कि अगर अपन वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब वॉयलेट के लिए म्यू रेड के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। वॉयलेट का म्यू रेड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अच्छा सर, तो अगर यहाँ व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो व्हाइट लाइट में 7 कलर, सातों कलर प्रेजेंट है। अब सातों कलर प्रेजेंट है तो इनके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, वॉयलेट की ज्यादा होगी, और म्यू अगर वॉयलेट का ज्यादा होगा तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ जो है वॉयलेट लाइट की वो कम होगी, करेक्ट। फोकस यहाँ पे आएगा वॉयलेट का, और रेड का फोकस दूर जाएगा। इसका मतलब रेड वाली जो लाइट है वो तो यहाँ आएगी और वॉयलेट वाली लाइट यहाँ आएगी। इसका मतलब ये तो क्लियरली हमें पता लग गया कि फोकल लेंथ जो है सातों कलर की अलग अलग होगी, फोकस अलग अलग होंगे, तो इसलिए जो पॉइंट्स हैं वो भी डिफरेंट अपन को मिलेंगे बेटा, कन्वर्जिंग पॉइंट, राइट। तो ये किस में आता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है इसका डिस्कशन किस
टॉपिक में होता है, दैट इज, या इस प्रॉब्लम को जिसमें फोकल लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। ओके, क्रोमेटिक एबेरेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ है द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर from his standard flat mirror. The image observed by the observer are आइए, light rays from an object have been reflected towards an observer from a standard flat mirror. The image observed by the observer are, तो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा और एक ऑब्जर्वर भी है, तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी आंखों में पड़ रही है, तो जो इमेज है वो इमेज कैसी होगी साहब? क्या रियल होगी? गलत बात है। क्या इरेक्ट होगी? सही बात है, इमेज सीधी दिखेगी हमें, ये भी सही है। स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ये गलत है। लैटरली इन्वर्टेड, ये भी सही है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन से आ जाएंगे? बी एंड डी ओनली, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हैंड को ऐसे रखोगे तो आपको इमेज कुछ ऐसे दिखेगी, राइट, है ना, तो ऐसे लैटरली जो है इसका इन्वर्जन हुआ है, तो उसके इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ, ए पर्सन हैज बीन यूजिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर 1 diopter for distant vision and a separate reading glass of power 2 diopter. What is the least distance of distinct vision for this person? तो अगर ये पास की चीजों को अगर देख रहा है सपोज, तो उस केस में ये 2 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज कर रहा है। तो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब उसके पास के जो विजन के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ओके, तो पास के लिए इसको कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ रहा है? 2 डायोप्टर, ठीक है। और पास के विजन के लिए, नियर विजन के लिए अगर क्लियरली अपन को देखना है, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ यूज किया है, लगाया है। अब ध्यान देना इधर, तो यहाँ पर इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी आएगी साहब? फोकल लेंथ आएगी 1/p। पावर यहाँ पर कितना है? 2, 1/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फोकल लेंथ है यहाँ पर, ये मीटर में आएगी यहाँ पर। अब मीटर में आएगी तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करो, 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकल लेंथ आ गई। क्लियर? अब जैसे मैंने वो लेंस लगा रखा है, राइट, और मैंने 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पर जो है वो ऑब्जेक्ट रखा है। 25 सेंटीमीटर पर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो 25 सेंटीमीटर पर जब मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो जो इमेज दिखेगी वो इमेज मेरे आई को दिखेगी, करेक्ट, आई को दिखेगी, वही मेरी लीस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे दिखेगी। तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? वो इमेज इस फॉर्मूला से आराम से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो 1/v माइनस 1/u एंड u इज -25 एंड 1/f, f इज +50। तो 1/v इक्वल्स टू 1/50 माइनस 1/25। यहां से आपके पास ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, v बराबर अपने पास कितना आ गया? माइनस का 50 सेंटीमीटर आ गया। मतलब इमेज कहां पे बन रही है? 25 यहां पर, तो 50 यहां पर, कहीं ना कहीं यहां इमेज बन रही है। तो इस लेंस के आगे ही तो हमारी आई होगी, आई प्रेजेंट होगी, तो हमारी आई को ये दिख रहा ना कि ये। क्लियर? तो हमारी आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 50 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तो सिक्स्थ का फोर्थ ऑप्शन यहां पर आ जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ, इन ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ए सेकेंडरी मिरर इज यूज्ड टू। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है उसमें सेकेंडरी मिरर किसके लिए अपन यूज करते हैं? देखो, न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो होता है, ठीक है, उसमें यहां मिरर लगा होता है, दैट इज प्राइमरी मिरर, या आप उसको ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। कनकेव मिरर होता है, लाइट रे इंसिडेंट होती है इससे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे यहां जाती है। यहाँ एक प्लेन मिरर लगा होता है, वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ आईपीस लगा होता है, आईपीस के थ्रू अपन उसको देखते हैं, करेक्ट। तो मेक क्रोमेटिक एबरेशन 0। क्रोमेटिक एबरेशन का मेन इफेक्ट जो है अगर अपन देखें तो प्राइमरी जो मिरर या लेंस यूज करते हैं उस पर वो अप्लाई होता है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे तो प्राइमरी तो वैसे ही मिरर हो गया, लेंस तो है नहीं यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर बनता ही नहीं है। सेकेंड, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट की वैसे इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बेटर ऑप्शन देखेंगे। मूव द आईपीस आउटसाइड द टेलीस्कोप ट्यूब।
ये बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। कारण क्योंकि यहाँ ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपने कनकेव मिरर को फिट कर रखा है, यहाँ ये प्लेन मिरर लगा रखा है, राइट। लाइट रेज यूं आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रेज यहाँ पर गिरी, उसके बाद में लाइट रेज बाहर आईपीस के थ्रू बाहर जा रही है, ताकि हम जो इमेज है वो इसके थ्रू, आईपीस के थ्रू बाहर से देख सकें। इसलिए ये मिरर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया जाता है, सेकेंडरी मिरर, ताकि हम इमेज को देख सकें बाहर से, राइट। रिमूव द स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो मिरर है ये पैराबोलिक मिरर लिया जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर भी नहीं रहता फिर। तो इसमें जो बेटर ऑप्शन है, मूव द आईपीस आउटसाइड द टेलीस्कोप ट्यूब, थर्ड ऑप्शन जो है वो बेटर है इसमें। 8th, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए डेंसर टू रेयरर इंटरफेस इज 45 डिग्री। इसका मतलब म्यू की जो वैल्यू है, डेंसर ये हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, यहां से लाइट रे आई, ये क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और रेयरर मीडियम में कह रहा है कि स्पीड 3 × 10⁸ है, इसका मतलब वैक्यूम है रेयरर, तो रेयरर वैक्यूम हो गया जी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 1। इस वाले मीडियम का म्यू जो है वो अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो 45 डिग्री है, दैट मींस म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 1/sin 45। sin 45 की बात करें 1/√2, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आ गई। क्लियर। तो यहां इस डेंस मीडियम में स्पीड कितनी आएगी साहब, तो म्यू कितना होता है, म्यू क्या होता है, म्यू की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो c/v होता है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, c/μ। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि ऊपर वाला मीडियम जो दे रखा है उसके अंदर स्पीड ये दे ही रखी है हमें, म्यू की वैल्यू अपने पास √2 आ चुकी है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 3/√2 कितना होता है साहब, 3/√2 अपन फाइंड कर सकते हैं, यहां से 3√2 का अपन नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√2/2 आ जाएगा। अब √2 1.414 होता है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12, 3 1 4, तो 4.242 और डिवाइड में कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड करें तो 2.1 समथिंग आएगा ये, तो 10⁸ है ना, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 9th, when one light ray is reflected from a plane mirror with 30 degree angle of reflection, the angle of deviation of the ray after reflection is, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो 30 डिग्री है। डेविएशन कितना हुआ साहब, लाइट रे यूं जा रही थी, तो यही तो डेविएट हुई, देखो लाइट पहले यूं जा रही थी और इधर से इधर मुड़ गई है, इतना ही तो डेविएट हुई है, तो ये डेविएशन कितना है, ये 30 है तो ये 60 आ जाएगा, ये भी 60 आएगा, तो ये 60, ये भी 60, तो 60, ये 60, तो टोटल डेविएशन कितना आएगा, लाइट रे इधर जा रही थी और इधर से इधर डेविएट होकर इधर चलेगी, टोटल एंगल कितना आया, 60 + 60 120 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 120 डिग्री। 10वां, a monochromatic light wave with wavelength λ1 and frequency nu1 in air enters another medium if the angle of incidence and angle of refraction at the interface are 45 degree and 30 degree respectively, then the wavelength λ2 and frequency nu2 of the reflected wave is। देखो एक बात तो ध्यान रखना आप, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसका nu2 = nu1 ये तो कंफर्म आएगा, और nu2 = nu1 बेटा दो ऑप्शंस के अंदर है, इनमें है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही आप सिरे से निकाल दो इनको। तो अब इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन देखना अपन को, तो पहले मीडियम में वेवलेंथ कितनी λ1 और दूसरे में कितनी है λ2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरफेस 45 डिग्री एंड रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, तो लाइट रे ऐसे आ रही है एंड ऐसे जा रही है, ऐसा कुछ करके, इसमें λ1 है और इसमें λ2 है, राइट। नाउ λ1 λ2 में रिलेशन क्या आएगा साहब, ध्यान दीजिए, λ1 इज λ0, लेट्स से वैक्यूम में वेवलेंथ λ0 है, λ0/μ1 and λ2 is λ0/μ2, सिंपल। और यहां से अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो इस पे 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो स्नेल्स लॉ लगाएं तो μ1 sin 45 इज 1/√2 μ1/√2 बराबर μ2, इस मीडियम में μ2 इंटू sin 30 इज 1/2, तो ये √2 से ये √2 बचेगा, μ1 की वैल्यू यहां से रख सकता हूं λ0/λ1, करेक्ट, λ0/λ1, एंड म्यू टी की वैल्यू रख सकता हूं मैं λ0/λ2, करेक्ट, और ये √2, λ0 से λ0 कैंसिल आउट हुआ, हमें λ2 की वैल्यू पूछी थी यहाँ पर, सो λ2 देखो λ1 बराबर √2 लैम्डा या λ2 बराबर λ1/√2, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। 11th,
An object is placed at a distance of 12 cm in front of a plane mirror. The virtual and direct image is formed by the mirror. Now the mirror is moved by 4 cm towards the stationary object. The distance by which the position of the image would be shifted will be. आइए, एक मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी 12 बनेगी, करेक्ट। अब अगर मिरर को हम सपोज x डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, जैसे यहां पर दे ही रखा है इसने 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो ये मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 8 हो गई। अब 8 हुई तो फिर मिरर से जो इमेज बनेगी वो भी 8 पे बनेगी, यह इमेज आ गई। तो इस मिरर से इमेज जो है 8 पे आ जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट से अब इमेज की डिस्टेंस पूछूं मैं आपसे तो कितनी आएगी, 8 और 8 16, और ऑब्जेक्ट से पहले जो इमेज बन रही थी उसकी डिस्टेंस कितनी, 12 12 24, 24, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 16 है, करेक्ट। तो 16 माइनस 24 अगर अपन देखें यहां पर तो कितना आया, 24 माइनस 16 अगर बात करें अपन तो कितना आएगा, 24 माइनस 16, तो 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट हुई इमेज, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब, या टुवर्ड्स मिरर भी आप कह सकते हो, मिरर के डायरेक्शन में ही तो इमेज आई है यहां पर इस तरफ, तो 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, an ice cube has a bubble inside. When viewed from one side, the apparent distance of the bubble is 12 centimeter. When viewed from the opposite side, the apparent distance of the bubble is observed 4 centimeter. If the side of the cube, ice cube is 24 centimeter, the refracting index of the ice cube is, तो ये ice cube है, ठीक है, यहां बबल है एक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया हमने, ये डिस्टेंस मान लीजिए इसकी x है, एक्चुअल डिस्टेंस जो है और ये y है। जब आप यहां से देखोगे इसको तो आपको जो इमेज दिख रही है वो 12 सेंटीमीटर पे दिख रही है, तो इसका मतलब एपरेंट डिस्टेंस ही तो, सो एपरेंट डिस्टेंस अपन को पता है x बाय म्यू होती है, x बाय म्यू, सो ये x बाय म्यू इज 12 सेंटीमीटर, सो x इक्वल्स टू 12 इंटू म्यू, तो म्यू इंटू 12 हो गया। सिमिलरली यहां से जब अपन देखेंगे तो इमेज दिखेगी अपन को y बाय म्यू पे, y बाय म्यू जो है वो भी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, सो दिस 24, तो y बराबर कितना आ गया, म्यू इंटू 24, तो x प्लस वाई जो है वो विड्थ है, इसकी थिकनेस है l मान लो, सो ये l इज x प्लस वाई, तो इन दोनों का सम कर दें तो 12 और 24 कितना आ जाएगा, 6 3 36, 36 म्यू, तो 36 म्यू बराबर l आ गया, और l आपको यहां पर गिवन है विच इज 24, सो म्यू बराबर यहां से अपने पास कितना आ जाएगा फाइनली, l कितना है साइड ऑफ द क्यूब, x प्लस वाई इज 24, ओहो यहां पे गलती कर दी मैंने, 4 सेंटीमीटर था ये बेटा 24 नहीं, 24 तो इस क्यूब का साइड है, ये 4 है, सो दिस इज 4 म्यू, ठीक है, 24 म्यू नहीं 4 म्यू, तो कोई नहीं, तो 12 और 4 कितना आ गया, 16 आ गया, 16 म्यू आ गया, सो दिस इज 16 म्यू बराबर 24, हाँ लेंथ इसकी 24 है, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा 24 बाय 16, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 3/2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3/2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13th, a vessel of depth d is half filled with the oil of refractive index n1 and the other half is filled with water of refractive index n2. The apparent depth of this vessel when viewed from above will be, देखो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है और ये आप याद भी रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक वेसल है जिसमें आधा पार्ट जो है डेप्थ d दे रखा हमें, तो ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया, आधा पार्ट आपने ऑयल से फिल किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और रिमेनिंग हाफ पार्ट जो है वाटर से फिल किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, या ऑयल ऊपर मान लो वाटर नीचे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और आपको इसका बॉटम देखना है कि बॉटम कहां पे दिखेगा अपन को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज देखनी है। तो ये ध्यान रखें अगर 2 3 4 5 कितने भी ऐसे मीडियम फील्ड हो तो एपरेंट डेप्थ जो है वो कितना आएगा, h1 बाय μ1 प्लस h2 बाय μ2 प्लस h3 बाय μ3, इस तरीके से आप एपरेंट डेप्थ जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर अगर एपरेंट डेप्थ की बात करें तो कितना आएगा h1, तो ये जैसे d/2 h1, तो d/2 n1 प्लस h2 अगेन d/2 n2, सो दिस इज एपरेंट डेप्थ, h एपरेंट बोल दो या d एपरेंट बोल दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सेटल कर सकते हैं अपन, तो यहां आ जाएगा 2 n1 n2 और यहां बचेगा 2 n1 n2, d कॉमन आ जाएगा, n2 प्लस n1 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा सही है, तो d n1 प्लस n2 अपॉन में 2 n1 n2,
तो ये ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। 14th, an effective power of a combination of 5 identical convex lens which are kept in contact along the principal axis is 25 diopter. Focal length of each of the convex lenses. 5 आइडेंटिकल लेंस को एक साथ कंबाइन किया हमने, तो जो इफेक्टिव पावर है कहां गया, हाँ, तो kept in contact along the principal axis 25 diopter. तो अगर लेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे हम, तो जो पावर है P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से चलेगा, ये टोटल पावर आ जाएगी, और ये सारे आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब सबकी पावर सेम है। तो 5 लेंस लिए तो 5 P0 मान लो, और ये पावर कितनी देर की अपन को 25, तो P0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 डायोप्टर। एक लेंस की पावर 5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ यहां पर कितनी आएगी 1/5, लेकिन ध्यान रखना मीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 सेंटीमीटर जो है वो हर लेंस की जो है पावर आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन। 15th, द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। 3 लेंस हमें यहां पर गिवन है और हमसे पूछा है कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगी। तो आइए देखते हैं, ये लेंस है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और इससे ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर। तो इसके लिए सबसे पहले लाइट रे यहां से आएगी, इस लेंस पे इंसिडेंट होगी, तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, 1/v माइनस 1/u, u इज -30, 1/f 1/10, सो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30। 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 - 1 ये आ गया 2, 30/2, इसको v बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर में बनेगी, और अगर आप बोर्ड से देखो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज इस रिफ्लेक्शन की जो इमेज है 15 में बनने का मतलब ये हुआ 5 और 10 15, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ इमेज बन रही है इसकी, तो ये ऑब्जेक्ट लेट से O है, तो इसकी फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन रही है, और वो इस रिफ्रैक्शन से बन रही है। थोड़ा सा केयरफुली देखना साहब, तो 30 था, ये 15 पे इमेज बन गई, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद में लाइट रे यहाँ जाएगी। अब इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये I1 है, और ऑब्जेक्ट I1 और डिस्टेंस अगर आप बोर्ड से देखो तो 10 सेंटीमीटर है, राइट। 10 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ऐसे, और ये कॉनकेव लेंस जो रेज को डाइवर्स करेगा, तो इसकी इमेज फाइनली कहां पे बना देगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब पैरेलल। अगर आप फॉर्मूला चेक करना चाहो फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, आ जाओ बताता हूं। 1/v माइनस 1/u, व्हाट इज u, u इज +10, ठीक है, तो +10 यहां पे बन गया, बराबर 1/f फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की आपको पता है -10 होगी, तो माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 कैंसिल आउट हो गया, सो यहां 1/v इक्वल्स टू 0, देन v इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब रेज यहां से पैरेलल जाएंगी। अब ये लाइट रेज अगर पैरेलल जाएंगी, तो आपको पता है फर्दर जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, वो लाइट रेज को आपको पता है कहां पे मिला देगा, फोकस पे। तो इसका मतलब इस लेंस से कितना डिस्टेंस पे बनेगी इमेज, 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस थर्ड लेंस। तो अब अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेंस, ये गलत हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सेकंड लेंस, ये भी गलत हो जाएगा। और 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द थर्ड लेंस, देखो इस थर्ड लेंस के राइट में ही तो बन रही है इमेज ये 30 सेंटीमीटर पर, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 16th, a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter forms an image that is half the size of the object. Okay, the distance, the object distance is, okay, तो convex mirror है, radius of curvature 30 centimeter है। आइए ये ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ का कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फॉर्म्स एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हाफ साइज की इमेज बन रही है, क्लियर। तो अब ऑब्जेक्ट का हाफ साइज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है m बराबर, वो मे बी प्लस हो मे बी माइनस हो, रख के देख लेते हैं। जनरली अगर अपन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम रियल ऑब्जेक्ट मान के ही पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी, और रियल अगर ऑब्जेक्ट होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है लेकिन इरेक्ट होती है, तो m हाफ प्लस का आएगा। लेकिन मैं तो यहां पर दोनों ही कंडीशन मान के चलता हूं, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। m बराबर प्लस माइनस हाफ, तो अगर हाफ साइज है प्लस माइनस हाफ दोनों ही हो सकते हैं, तो जैसे बराबर m बराबर आप जानते हो माइनस का v/u होता है, ठीक है। और हमसे पूछा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, क्लियर। तो अगर मैं प्लस का हाफ रखूं यहाँ पर, तो v बराबर अपने पास कितना आएगा, v बराबर अपने पास आ जाएगा, अगर प्लस का हाफ रखो तो v बराबर आ जाएगा -u/2, ये ध्यान रखें। एंड
और अगर माइनस का हाफ रखूं तो यहां पर v बराबर आ जाएगा u/2। ये दोनों कंडीशंस मैंने यहां पे लगानी है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। व्हाट इज v? माइनस का u/2। माइनस का u/2 रखेंगे तो माइनस का u/2 2/u हो जाएगा, ये प्लस ये 1/u बराबर 1/f। कोई प्रॉब्लम? तो माइनस का 2/u प्लस का 1/u माइनस का 1/u बराबर 1/f। तो u बराबर आ गया माइनस का f, और u बराबर माइनस f बोले तो f की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो u बराबर आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो -15 मतलब इस तरफ है, रियल ऑब्जेक्ट है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। आओ, तो u/2 रखें तो 2/u प्लस 1/u बराबर 1/f, 3/u बराबर 1/f, तो u बराबर आ जाएगा 3f। ओके, तो u बराबर 3f, 3 इंटू में 15 प्लस का 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब 45 सेंटीमीटर भी इसमें आंसर पॉसिबल है। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर अपन रियल ऑब्जेक्ट माने तो u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर अपन जैसे u बराबर 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन सकती है, बाकायदा बन सकती है। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर भी पॉसिबल है। अब आप सोचोगे सर इसमें से अगर दोनों क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा ऑप्शन टिक करें? देखो, वैसे दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन अगर ऐसा आ जाए ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम रियल ऑब्जेक्ट मान के ही आंसर देंगे। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दोनों ही पॉसिबल है। 17. A bioconvex lens of refractive index 1.5 has a focal length of 20 cm in air. If its focal length when immersed in liquid of refractive index 1.6 will be. ठीक है, तो 1.5 जब है, फोकल लेंथ एयर में कितना है? 20 है। फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f, f इज 20 बराबर म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 बचेगा, तो 1/2 बचेगा, और बाकी जो पार्ट है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, उसको x मान लेता हूं मैं, ऐसे 1/r1 माइनस 1/r2 को x मान लिया मैंने। अब उस सेम लेंस को आपने डुबो दिया लिक्विड में। अब फोकल लेंथ अपने से पूछिए 1/f है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 वो तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो सेम ही है, तो x ही रहेगा वो। और बाकी अगर अपन कहें तो अब कितना आएगा? मीडियम में, है ना, यहाँ पे ध्यान देना। वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें तो म्यू एल 1/f बराबर आता है म्यू एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में म्यू एस सराउंडिंग का -1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। तो शुरुआत वाले केस में हमने सराउंडिंग जो एयर है तो एयर के लिए 1 होता है ये, तो दिस विल बी 1 एंड म्यू एल इज 1.5 1.5 माइनस 1 इज 0.5 मतलब 1/2। अब मैं क्या किया, 1.6 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीडियम उसके अंदर इमर्ज कर दिया। सो म्यू एस इज 1.6 राइट, तो म्यू एल तो आ जाएगा 1.5, क्या आ जाएगा 1.6 माइनस 1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, 15 16 है नीचे, तो माइनस का 1/16 हो गया ना यहाँ पर, माइनस का x/16। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम, 1/f बराबर माइनस x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास? 1/10। ठीक है, माइनस का 1/16 है, मैं गलती ना कर दूं तो 1/10। इसका मतलब f की वैल्यू आ चुकी है अपने पास माइनस का 160 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। 18th, if the distance between object and its two times magnified virtual image produced by a curved mirror is 15 centimeter, the focal length of the mirror must be. ध्यान देना, magnified virtual image produced by distance between object and its two times magnified, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया आपने तो, और ये दो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमसे पूछा है। तो एक बात तो ये तय है कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट रियल है, इसका मतलब मिरर तो डेफिनेटली कॉनकेव ही होगा, कॉन्वेक्स में तो छोटी इमेज बनती है, तो कॉनकेव होगा, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है साफ। ठीक है, तो यहाँ से अपने को साफ साफ नेगेटिव के 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसमें मैग्निफिकेशन अपन को पता है कि कॉनकेव मिरर है, मैग्नीफाइड है, 2 टाइम्स है, वर्चुअल इमेज है। तो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट का पोल और एफ के बीच में होता है तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड भी होती है। कितना है? 2 है ना, 2 बराबर माइनस का v/u, और ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखा है?
15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर है, इंसिडेंट रे यूं है, तो आपको डिस्टेंस कैसे मेजर करनी होती है? मिरर से मेजर करनी होती है, तो और इस तरफ जा रहे हो इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वी की वैल्यू आ गई कितनी? 30 सेंटीमीटर। जो वी 30 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सो u इज 30 प्लस 30 रख दीजिए, u इज -15 रख दीजिए बराबर 1/f। दो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साहब, तो माइनस का 2/30 और माइनस का 1/30, तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। यहाँ पे कोई गलती हुई है क्या, चेक करते हैं एक बार, रुको वापस। तो m बराबर अपने पास कितना है? 2 टाइम्स है, तो 2 बराबर माइनस का v बाई यू, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, मतलब क्वेश्चन की रीडिंग सही से नहीं की। इसमें एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर यहाँ नहीं है, इमेज जो बन रही है, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये गलती हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने सही लगाया, यहाँ पर जो ये 15 लिखना चाहिए था, इसकी जगह कुछ और लिखना है मुझे। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह मैं x मान लेता हूँ, ये ओके। सपोज ये x है, इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। आओ, m बराबर 2 बराबर माइनस का v बाई यू, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 15 है, तो अगर मैं ये x मान लूँ u, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट x, तो माइनस का x हो जाएगा, सही है। और ये मैंने y मान लिया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो x प्लस वाई इज 15 सेंटीमीटर, ये अपन लास्ट में रख देंगे यहाँ पर। सो माइनस माइनस ये प्लस, v बराबर कितना आया? 2x आ गया, एंड v बराबर 2x है, और ये x है, मैंने ये y मान रखा है यहाँ पर, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ v ही जो है वही तो y है यहाँ पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू 2x है, तो 2x प्लस x 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना आया? 5 सेंटीमीटर आ गया। सो x बराबर 5 आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपने पास आ चुकी है, एंड v बराबर 2x मतलब 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं वापस, चलो। 1/v, व्हाट इज v? v इज प्लस 10 प्लस 1/u, व्हाट इज u? u इज -5 बराबर 1/f। तो दो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 10, तो माइनस का 2/10 प्लस का 1/10, तो इसका मतलब माइनस का 1/10, f बराबर आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाता, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ 30 कैलकुलेट किया था, इस ऑप्शन में होता 30, तो डेफिनेटली हम 30 टिक कर देते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप केयरफुली रीड कीजिए, कई बार ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, रीडिंग गलत कर लें तो। 19. The following figure represents two biconvex lenses L1 and L2 having focal length 10 cm and 15 cm respectively. The distance between L1 and L2 is, देखो बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी 15। तो एक बात बताओ, पैरेलल लाइट रहेगी, ये फोकस होगा पक्का, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, वापस लाइट रह गई एंड देन अगेन पैरेलल होगी, इसका मतलब अगेन इसका ये वाला फोकस होना चाहिए, लेंथ कितनी आनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर। तो 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 25। सीधी सी बात है, इन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। जो सिंपल क्वेश्चन था ये। 20. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot a by 2, मतलब म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, वेयर a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी डेल्टा मिनिमम, आपसे पूछा है। तो चलिए आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो म्यू इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं यहां पर cot a by 2, मिनिमम डेविएशन विल बी, ठीक है, वेयर a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम हमसे पूछा है यहां पर। नाउ सो म्यू इक्वल्स टू, अगर आप को ये फॉर्मूला याद है तो डेल्टा मिनिमम प्लस a by 2 अपॉन साइन a by 2। आई थिंक प्रिज्म जब अपन पढ़ते हैं तो ये तो फॉर्मूला सबको पढ़ाया जाता ही है यहाँ पर, तो इस रिलेशन को यहाँ प्लेस कर सकते हैं अपन, देखें तो, एंड देन फर्दर इसको सॉल्व।
किया जा सकता है, राइट। इसको cot a/2, cot a/2 अगर अपन रखें तो cot a/2 इज cos a/2, क्योंकि म्यू की वैल्यू है अपॉन में sin a/2, तो यहां से sin a/2 तो कट गया, करेक्ट। वैसे अगर अपन देखें तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, अब वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये cos a/2 है, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो cos a/2 इज साइन π/2 माइनस a/2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे अपन, दोनों साइन है, तो बाई टू तो हट जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस a इक्वल्स टू पाई माइनस ए, यहाँ पर ये पाई माइनस ए आ गया। सो डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू पाई माइनस ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो साहब थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, a convex lens of focal length 40 cm forms an image of extended source of light on a photoelectric cell. A current I is produced. The lens is replaced by another convex lens having the same diameter but focal length 20 cm. The photoelectric current now. देखो ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स भी चलो इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया, वैसे मेनली देखा जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बेटा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो ये कैथोड है, ठीक है, इस पर आपने लेंस लगा रखा है यहाँ पर और लाइट आ रही है यहाँ से। ये लाइट इस लेंस का जो डायमीटर, जो अपर्चर डायमीटर है उससे पास होने के बाद में लाइट रे इसके फोकस पर इंसिडेंट हो रही है। ये फोकल लेंथ है दे रखी है अपनी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो करंट प्रोड्यूस होगी, अब जैसे ये सेटअप है, यहाँ पर ये एनोड होगा, ये कैथोड एनोड, और इनके बीच में जो सेल है वो सेल अपन यहाँ लगा देंगे, ये सेल लगा दिया, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रही है इस सर्किट में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप गौर से सोचें, आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, या इनडायरेक्टली बोले तो नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो करंट भी बढ़ेगी। अब आप ये बताइए, पहले जो लेंस था वो 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का था, तो ये 40 सेंटीमीटर थी, डायमीटर डी था इसका, ठीक है। डायमीटर अब जैसे मैं आपसे कहूं कि इस पे जो लाइट आएगी वो तो इसी अपर्चर से आएगी, तो डायमीटर आपने जो भी रखा हुआ है इसका, एंड देन करंट इसमें जो पास हो रही है आई पास हो रही है। अब अगर अनदर कन्वेक्स लेंस हैविंग सेम डायमीटर फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, डायमीटर आपने सेम रखा है, डायमीटर सेम रखोगे तो आप ये बताइए जो फोटोन्स गुजर रहे थे, जो पहले गुजर रहे थे, सेम अभी भी गुजरेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब नंबर ऑफ फोटोन्स सेम स्ट्राइक करेंगे तो सीधी सी बात है यहां से जो करंट पास होगी सर्किट में से वो करंट भी क्या होगी, सेम होगी। डजंट मैटर कि इसके आपने फोकल लेंथ क्या ली है, क्योंकि लाइट सारी की सारी इस पे इंसिडेंट होनी चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आई आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। दो स्टेटमेंट गिवन है मन, और इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है, पता लगाना है कौन सा सही कौन सा गलत है। When the white light is passed through a prism, the red light bends lesser than the yellow and violet. सही बात है, क्यों? क्योंकि प्रिज्म से जब लाइट पास होती है, व्हाइट लाइट, रेड का जो म्यू है वो कम होता है एज कंपेयर टू वोयलेट एंड ब्लू, तो रेड कम डेविएट होगी, वोयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स इन द डिस्पर्सिव मीडियम। यस, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा 22 का, ठीक है। 23, critical angle of incidence for a pair of optical media is 45 degree. The refractive index of the first and second media are in the ratio. तो critical angle for incidence for a pair of optical media is 45 degree. तो जैसे मैं कहूं कि ये मीडिया 1 है, ये मीडिया 2 है, यहां पर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, सही है। तो क्रिटिकल एंगल यहां से, अब हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया आर इन द रेशियो, इसका म्यू1 मान लो, इसका म्यू2 मान लो, सिंपल। ये 45 डिग्री है क्रिटिकल एंगल, तो ये वाला एंगल 90 आना चाहिए। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो म्यू1 sin 90 sin 45, तो म्यू1 sin 45 इज 1/√2 बराबर म्यू2 sin 90 इज 1। सो यहां से म्यू1 बाय म्यू2 अगर देखें अपन तो √2/1 आ गया ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया इन द रेशियो √2/1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। 24, when an object is placed at the center of curvature of concave lens,
द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड। ये तो नहीं है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए थोड़ी होता है? तो ये तो गलत हो गया। कंकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इन द लाइट ऑफ। कंकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है। क्या जरूरी है ना? अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना तो उस केस में इमेज रियल बन सकती है साहब। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन का जो है वो सही हो जाएगा 24 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर द थिन कॉन्वेक्स लेंस द रेडाई ऑफ कर्वेचर आर एट 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। एयर के अंदर ये अपन मानेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ द फोकल लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, विच इज 20 सेंटीमीटर प्लस का 20। म्यू की वैल्यू हमसे पूछी है क्वेश्चन में, म्यू माइनस 1/r1। कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो 15 और 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो इसमें भी कुछ नहीं दे रखा कि ये कनकेवो कॉन्वेक्स तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर बाय कॉन्वेक्स मान के ही इसको चलना है। और बाय कॉन्वेक्स मान के अगर अपन चलें तो इंसिडेंट रे अगर इधर है तो ये R1 पॉजिटिव आएगा, और इंसिडेंट रे इस वाली सरफेस के लिए बात करें तो R2 नेगेटिव आएगा। तो R2 नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो है पॉजिटिव हो जाने अल्टीमेटली 1/15 प्लस 1/30। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, तो 30। तो 2 + 1 3, 3/30 इज 1/10। ये वाला पार्ट कट करके मैं यहाँ पर 1/10 लिख देता हूँ। 0 0 कैंसिल आउट, 1/2। So 1/2 equals to mu minus 1, then mu equals to 1 plus 1/2 है ना। 1 plus हाफ बोले तो 3/2 बोले तो 1.5। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक थे सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ठीक है, और टेक्निकली बात करें तो रे ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चंस बने हैं 2023 और 2024 के क्वेश्चंस, उनमें ऐसा कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आया जो हम ना कर सकें, जिसमें कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लगे, जिसमें कुछ सोचना भी पड़े ज़्यादा। वैसा कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस रियलिटी में काफ़ी आसान आते हैं और मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। आइए सेक्शन बी पे चलें। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए मीडियम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस। The ratio of the relative permittivity to the refractive index of the medium is x/1. The value of x is, और फ्री स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी है, एंड फॉर गिवन मीडियम म्यू आर की वैल्यू आपको 1 दे रखी है ना। तो ये कह रहा है अपन से कि इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीज टू 0.2 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस। तो अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और यहां मीडियम आ जाए, मीडियम में स्पीड v है, और ये कह रहा है v जो है 0.2 टाइम्स ऑफ c हो जा रहा है। वेव डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस, है ना। तो इसका मतलब 0.2 c के बराबर है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो कि गिवन है हमें यहां पर। ठीक है साहब, अब कह रहा है इस मीडियम में जो स्पीड है बेटा, मीडियम में आपसे पूछा है the ratio of the relative permittivity to the refractive index of the medium is x/1। अब इस मीडियम में यहां तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है साहब, करेक्ट। इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जो है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, वो एप्सिलॉन आर है, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो है वो रिलेटिव म्यू आर है, और म्यू आर की वैल्यू 1 दे रखी है अपन को, करेक्ट। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बेटा, म्यू इक्वल्स टू √εr म्यू आर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिलेटिव परमिबिलिटी है। सो ये म्यू आर इज 1 प्लेस कर दो, सो म्यू इक्वल्स टू अपने पास आ गया √εr। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज c/v, ये भी अपन जानते हैं। तो c/v अगर अपन करें यहां पर, तो c/v करने से 1/0.2 बोले तो 1/0.2 बोले तो 10/2 5। So mu equals to √εr which is 5. So εr की वैल्यू यहां पर अगर मैं देखूं √εr is 5, then εr is 25 आ गया ये, करेक्ट। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है
कि रिलेटिव परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो है वो 1x रेशियो 1, तो x की वैल्यू बताओ। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 25 और म्यू कितना आया 5, म्यू तो 5 है ना, म्यू बराबर 5 आ गया बराबर x रेशियो 1। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है x बराबर 5 आ जाएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। A convex lens of refractive index 1.5 and focal length 18 cm in air is immersed in water. The focal change in focal length of the lens will be. Change पूछा साहब, तो पहले फोकल लेंथ कितनी 18 सेंटीमीटर, अब फोकल लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो चलो करते हैं फाइंड। 1/f सबसे पहले एक काम करते हैं, इमर्स्ड इन वाटर राइट। तो पहले तो इसमें एयर के अंदर लिखता हूं मैं 1/18 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 म्यू माइनस 1 राइट। 1.5 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 0.5 बोले तो 1/2 और बाकी जो पैरामीटर है 1/r1 माइनस 1/r2 उसको मैं x मान लेता हूं। अब इसको लिक्विड के अंदर इमर्ज किया, अब फोकल लेंथ है f बराबर, अब कितना आएगा 1.5 अपॉन में वाटर विच इज 4/3। ओके, चलो 4/3 रख देता हूं मैं यहाँ पर। 1.5 को एक काम कर सकते हैं हम 3/2 रख सकते हैं, सही है। 1.5 से 3/2 एंड 4/3 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू -1 आएगा और बाकी जो है x सेम आएगा। तो ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, तो 9/8 है तो ये 1/8 हो जाएगा टाइम्स ऑफ x। करेक्ट, x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं 9, x बराबर आ रहा है 1/9। तो यहां से f की वैल्यू आ गई 72। तो न्यू फोकल लेंथ 72 आ चुकी है अगर आप गौर से देखो तो, और पहले कितनी थी 18 थी, 18 थी। तो डिफरेंस पूछा है तो 72 माइनस 18 4 और ये 6 माइनस 1 5, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। थर्ड, a ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √3 centimeter and refractive index √2. The angle of incidence of the ray is equal to the critical angle of the glass air interface. Okay, the lateral displacement of the ray when it passes through the plate is, lateral displacement पूछा साहब। lateral displacement आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, d बराबर t sin i माइनस r। और भाई साहब ये ध्यान रखें आप कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एनसीईआरटी में है बेटा, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन आता है जरूर आता है और बच्चे इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं बेटा। तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कोस आर, लेटरल शिफ्टिंग है ये। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, जैसे ये लाइट रे यूं आ रही है यहां पर, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर मीडियम में लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर फर्दर वापस लाइट रे रे मीडियम में जाएगी, वापस ये वाला एंगल आई हो जाएगा। तो ये वाली रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो शिफ्टिंग है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। तो ये लेटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला है। तो आगे देखते हैं, चलो आगे और क्या हिंट दे रखा है अपन को। इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए ग्लास प्लेट, इसका मतलब इसका म्यू की वैल्यू आपको गिवन है विच इज √2 एंड थिकनेस जो है इसकी वो है √3। तो थिकनेस यहाँ टी जो है वो थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √3 मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। चलो √3 प्लेस कर देते हैं अपन। ओके, अब √2 का यूज देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास एयर इंटरफेस। ठीक है, परफेक्ट। तो ये जो ग्लास ले रखा है ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या आएगा ग्लास एयर का 45 डिग्री, 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री। इसका मतलब आपको यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हो इसको, मेन बात ये। तो आई गिवन आपको, सो आई इज 45 डिग्री। तो क्या आई की हेल्प से और √2 की हेल्प से आर फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए बेटा। तो स्नेल्स लॉ लगाऊं तो साइन 45 है ना, बाहर तो एयर है, तो साइन 45 बराबर √2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन आर। साइन 45 इज 1/√2, √2 डिवाइड में चला जाएगा, 1/√2 इंटू √2 1/2 आ गया ना। तो आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये आर की वैल्यू मैं यहां प्लेस कर दूंगा इसमें। तो अब चलो आगे देखते हैं क्या आएगा। देखो साइन आई की वैल्यू है 45 माइनस 30, आर cos 30। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 ये साइन आ जाएगा 15 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू साइन 15 सॉरी। अब साइन 15 की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी साहब? साइन 15 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, इसने दे भी रखी, देखो साइन 15 इज 0.26। तो 0.26
ये आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर। क्लियर? और 0.52 सेंटीमीटर को अगर 10⁻² सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 52 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, ए थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए concave mirror of focal length 20 centimeter. The rod is placed in such a way that the midpoint of the rod is at 40 centimeter from the pole of the mirror. तो इसका मतलब ये concave mirror है। इस concave mirror की focal length कितनी गिवन आपको? 20 सेंटीमीटर। इवन नेगेटिव होती है focal length। इस concave mirror के पोल से अच्छा 20 सेंटीमीटर का मतलब फोकस यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर पर। रॉड की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। द रॉड इज प्लेस्ड सच ए वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर। तो मतलब कहीं ना कहीं रॉड जो है वैसे आ जाएगी। तो मिड पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे आ गया। ओके, द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज x/3। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू हमसे पूछी बेटा। अब रॉड की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है। ये वाला जो पॉइंट है ये 40 होती है। इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये टोटल 1 सेकेंड सिलेंड्रिकल रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना। ओके, तो हम गलती कर देते अभी। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो 45 माइनस 5 ये आएगा 35। तो दिस लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, राइट। तो इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? 35 सेंटीमीटर आ गई। और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस देखें तो कितनी आ जाएगी? 45 सेंटीमीटर। तो हमें इस रॉड की इमेज की लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल है बेटा, सबसे पहले एक पॉइंट ये ले लेंगे, इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/v वाला, और लगा करके इसकी इमेज की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सिमिलरली ऐसी एक ऑब्जेक्ट ये ले लेंगे, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। अगेन इसके लिए भी फॉर्मूला लगा करके इसकी इमेज की डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। चलो आइए सबसे पहले इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और कुछ नहीं, 1/v प्लस 1/u एंड हियर u इज -35 बराबर 1/f। f तो फोकल लेंथ मैंने सही रखी है ना, यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब, बाकी ठीक है। यहाँ तो यहाँ फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1/35 माइनस 1/20। इसका एलसीएम कितना आएगा? 700। तो सही है, तो 20 माइनस 35, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस का 15/700। 5 से कट करें, 5 3, तो ये v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस का 140/3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये माइनस का 140/3 नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब इमेज इधर ही बन रही है। तो इसकी इमेज हमारे पास आ गई है, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आ गई। अब 140/3 की बात करें रफली, अगर अपन सोचें तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 5 15, मतलब लगभग 40 और 50 के बीच में वैल्यू आएगी। 40-50 के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं ये 50 है ना, 40 और 50, मतलब कहीं ना कहीं यही इमेज बनेगी। खैर उसकी टेंशन ना लीजिए, आपको तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, दोनों इमेज जो बनाकर उनके बीच का गैप निकालना है अपन को। आइए अब सबसे पहले अब इसकी इमेज फाइंड करते हैं। इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। अगेन सेम फॉर्मूला लगा दो, -45 1/20, सही है, वही माइनस का। तो 1/v इक्वल्स टू 1/45 माइनस 1/20। अब इसमें एलसीएम 900 आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 20 माइनस 45। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 25/900। 5 से कट कर दो, 25 से भी कट कर सकते, चलो 5 से काट करते हैं। 5, ओके, तो ये अपने पास वैल्यू कितनी? माइनस का 5/180, ठीक है। तो ये माइनस का 180/5 आ गया। तो इसकी जो इमेज है माइनस का 180/5 पर है। तो सपोज ये सपोज ए है, ये सपोज बी है आपके पास, ओके। तो ए की जो इमेज बन रही है वो मान लो यहां बन रही है, ये डैश, करेक्ट। और ये डिस्टेंस आपको दे रहे फाइंड कर लिए 140/3, माइनस मतलब इधर की तरफ बन रही है, बस मतलब ये। सो दिस लेंथ इज 140/3। और बी की जो इमेज बन रही है सपोज यहां बन रही है साहब, ठीक है, बी की इमेज
और ये डिस्टेंस आपको आपने फाइंड आउट कर लिया 180/5। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब मुझे 140/3 में से 180/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, सीधी सी बात। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, आ जाओ। 140/3 माइनस 180/5। इसको कट कर दें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, कट ही कर देते हैं इसको। 180/5 ही है ना, 5 3 15, 3 5 31। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलन देते हैं इसको। चलो अब एलसीएम लो, तो 3 आ गया और यहाँ आ गया 140 माइनस 6 3 18, 3 3 और 1 10, 108। 140 माइनस 108/3, 140 में से 108 सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा? ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, तो 32/3 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो मिरर की जो डिस्टेंस है वो इस इमेज की जो डिस्टेंस है, लेंथ जो है वो 32/3 सेंटीमीटर आ रही है। हमको आंसर दे रखा x/3 सेंटीमीटर में, तो फिर आपको पता है ही आंसर क्या आएगा, 32। क्लियर? चलिए फिफ्थ पे आइए। एज शोन द फिगर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ए थिन प्लेनो concave lens, and plano convex lens is used to image an object placed at infinity. The radius of curvature of both the lenses is 30 centimeter. ठीक है साहब, तो ये दोनों लेंस का जो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 30 सेंटीमीटर देगा, इधर वाला भी इधर वाला भी। परफेक्ट। एंड रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ द लेंसेज 1.75. Both the lenses are placed at distance of 40 centimeter from each other. Due to the combination, the image of the object is formed at a distance x centimeter from the concave lens. concave lens से हमें x डिस्टेंस पर इमेज मिल रही है, तो x की वैल्यू बता करनी है। तो चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर, दोनों का 1.75 दे रखा है। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अपन इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, आ जाइए। तो 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिवनेस इज 1.75, तो 1.75 माइनस 1.75, 0.75 बोले तो 3/4 इंटू में एक सरफेस तो इनफाइनाइट 1/∞ 0 माइनस 1/r, r कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो 3 से 3 कट गई है। तो f 1/f की वैल्यू कितनी? माइनस का 1/40, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अब इस लेंस की बात करें, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, यहां पर 3/4 आएगा, लेकिन इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का 1/3 आएगा, 30 आएगा, तो 1/40। इसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी, लेकिन पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। चलो आओ, सबसे पहले बात करते हैं इसकी इमेज कहां बनेगी। तो कॉन्केव लेंस से के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर? इन्फिनिटी पे बेटा। तो लाइट रे आपको पता डाइवर्ज होंगी, इमेज कहां बनेगी? फोकस पे, यहां पर बनेगी, वर्चुअल है ना, वर्चुअल। तो ये कितना, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 40 है ना, तो ये 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद अगर अपन देखें तो लेंस से गुजरने के बाद लाइट रे ऐसे कन्वर्ज होंगी, इसकी इमेज बनेगी। अब एक बात बताओ, इस लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और इसके लिए ऑब्जेक्ट ये वाला है, और ये इस लेंस से कितना डिस्टेंस पर है? 40 + 40 80, 80 पे तो वही है। तो ये 2f पे नहीं हुआ क्या? 2f पे हुआ, तो इमेज 2f पे बनती है, अपन को पता है। तो यहां से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इस कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम? यहां से 80, और हमको डिस्टेंस कहां से फाइंड करनी है? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। इस लेंस से कितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगी? तो 80 + 40 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। हिंदी में भी शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही है। दोनों चीजों से बने प्रतिबिंब की समतल अवतल से दूरी, अवतल लेंस से, मतलब इसी कॉन्केव लेंस से दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, तो मतलब 120 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ का बेटा 120 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। परफेक्ट। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। तो इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बन रही है यहां पर साहब। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज, ओके, तो हमसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है। परफेक्ट। तो ये डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है कितनी है, तो मैंने x मान लिया। अब एक बात बताइए, पहला रिफ्लेक्शन यहां से होगा, ये कंफर्म है, फिर उसके बाद में इमेज बनेगी इसकी, और फिर सेकंड रिफ्लेक्शन, सेकंड इवेंट यहां पे होगा। इस इवेंट की जो इमेज यहां बन रही है, इसका मतलब इस इवेंट का ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा, वो कंफर्म यहां होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म यहां होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर इनसाइड द, एक बार पढ़ लेते हैं वापस, इमेज प्रोड्यूस्ड 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। तो मिरर में 5 सेंटीमीटर अंदर इमेज बन रही है, तो इसका मतलब इस रिफ्लेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ये वाला होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के लिए इमेज की तरह बिहेव करेगा।
अब 5 मतलब बोले तो यहां पर ये 20 है तो 15 सेंटीमीटर पे आएगा ना, इसका मतलब इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो 15 पे बनेगी, तभी ये 5 आएगा, तभी यहां अंदर 5 पे इमेज बनेगी बेटा। अब इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो, 1/v, 1/v, v is 15, minus 1/u is a minus x, 1/f, f 1/10, right? So this is minus minus plus, 1/x आ गया 1/10 minus 1/15। ये काम कर सकते हैं, 30 का एलसीएम आ गया, 30 का एलसीएम आ जाएगा 30, 10, 3, 15, 2, 3 माइनस 2, 1, 1/30 बराबर 1/x, x बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो क्वेश्चन आसानी चल रहे हैं अभी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A pole is vertically submerged in a swimming pool such that it gives a length of shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degree with the surface of water. If swimming pool is filled to a height of 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface in the centimeter is. तो ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा केयरफुली रीड कीजिए क्योंकि मेरे को काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन ए स्विमिंग पूल, ठीक है जी। इट गिव्स ए लेंथ ऑफ शैडो 2.15 मीटर विद इन द वाटर व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, राइट। तो स्विमिंग पूल में इतनी हाइट तक आपने क्या किया, वाटर फिल कर रखा। सो दिस हाइट इज 1.5 मीटर और हमको ये वाली हाइट पूछी है कि इस पोल की ऊपर वाली हाइट कितनी है, पानी से ऊपर वाली हाइट कितनी है, ठीक है। शैडो की लेंथ 2.15 मीटर है विद इन द वाटर व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ लाइट जो है वाटर सरफेस के साथ कुछ एंगल पे आ रही है, दिस एंगल इज 30 डिग्री बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ऐसा लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब ये तो नहीं कह रखा अपन को कि लाइट जो है यहां पर इंसिडेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये गिवन नहीं है हमको, है ना। और इट गिव्स ए लेंथ ऑफ शैडो 2.15 मीटर विद इन वाटर, वाटर के अंदर बन रही है शैडो। देखो शैडो की लेंथ यही होगी ना, अग्री। अब यहां से लाइट आए, ऐसे आए, बट उससे मतलब ही नहीं हमें, वो तो शैडो के अंदर आ ही जाएगा इधर लाइट से। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो गौर से देखना, ये वाली लाइट आ रही है यहां पर, ये लाइट यहां से आई, राइट। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहां पे इस रीजन में तो शैडो बनेगी। शैडो बनाने के लिए आपको इस वाली लाइट रे को रेफरेंस मानना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में तो डार्कनेस है, अंधेरा है, क्योंकि लाइट इसको क्रॉस करके जा नहीं सकती आगे, ये वाला शैडो वाला रीजन आ गया। अब ये वाली जो लाइट रे, ये वाला एंगल 30 डिग्री है बेटा, इसका मतलब यहां से ये नॉर्मल बना, ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। लाइट रे डेंसर बीम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। क्या लगता है यहां से जो लाइट रे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहां लाइट रे आएगी नहीं, तो इसका मतलब इसके बाहर जो लाइट रे आएगी ऐसे वाली, वो लाइट रे यहां पे पहुंचेगी, इसका मतलब शैडो वाला रीजन यही तो है। सो दिस लेंथ इज गिवन बेटा, तो हमको गिवन है विद इन द वाटर व्हेन द सनलाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस, शैडो लेंथ इज 2.15 मीटर। सो दिस लेंथ इज गिवन, दिस होल लेंथ इज गिवन 2.15 मीटर। ओके, तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है एंड देन फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 30 एंगल है, यहाँ पर 60 है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं अपन स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टेड इंडेक्स पता है, यहाँ पर म्यू गिवन है आपको, ठीक है साहब। तो हमसे अब जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि h की वैल्यू बताओ। तो एक बात बताइए बेटा, दिस लेंथ इज गिवन 1.5 मीटर, सो दिस लेंथ इज ऑल्सो आपके पास है, करेक्ट। और ये h आपके पास है 30 sin 30, मतलब tan 30 का कॉन्सेप्ट लगा के आप ये लेंथ भी निकाल सकते हो, करेक्ट। सो व्हाट इज tan 30? tan 30 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, h by this length is let's say L, h by L is tan 30, tan 30 is 1 by root 3. So what is L? L equals to root 3h.
सो अपने पास ये L आ चुका है विच इज √3h और हमें h कैलकुलेट करना है. नाउ दिस लेंथ इज 1.25 मीटर. सो 1.25 ये कंप्लीट लेंथ है, ये √3h है. देन दिस लेंथ विल बी 2.15 माइनस √3h. ये लेंथ भी आ गई साहब, कोई इशू? यहां तक भी ठीक है. ओके साहब. अब इसमें हमें क्योंकि ये लेंथ आपको दे रखी है बकायदा, दिस लेंथ इज 1.5 मीटर, ये भी गिवन है. तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan r is perpendicular 2.15. tan r is perpendicular by base 2.15 minus √3h अपॉन में 1.5. ये इक्वेशन 1 आ गई और इसी से सॉल्व होगा और कुछ इलाज नहीं है इसका. उसके लिए r चाहिए, r के लिए अपन को स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा. तो यहां पर स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो ध्यान से देखिएगा, साइन 1 इंटू साइन 60, ठीक है, 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन r. साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो √3/2. म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है वाटर के लिए 4/3 है, 4/3 इंटू में साइन r. तो यहां से आपके पास साइन r की वैल्यू कितनी, साइन r आ जाएगा 3√3/8. दिस इज साइन r. और साइन r से आप tan r फाइंड कर सकते हो. आपको tan r चाहिए तो tan r आप आराम से फाइंड कर सकते हो. व्हाट इज साइन r? r ये आ गया, साइन r इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3√3/8. ओके, 3√3/8. एंड ये आ गया इसका बेस आ जाएगा, ये कितना आएगा, 9 की 27, 64 में से 9 की 27 27 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 7 और ये 5 माइनस 2 3, ठीक है, 7 7 14 1 3 2 5 37. तो √37 आ गया बेटा. ये √37 ऑलमोस्ट 6 के आसपास मान सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली अगर अपन सोचे तो 6 के आसपास माना जा सकता है. ठीक है, तो इसको लगभग अगर 6 के आसपास अगर अपन कर भी दें तो यहां से tan r की वैल्यू इस ट्रायंगल से अगर देखें तो tan r की वैल्यू बेटा अपने पास आ रही है, tan r अप्रोक्सीमेटली 3√3/6. ओके, 3√3/6, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 के बराबर अपन अज्यूम कर सकते हैं. और फिर ये 3 से 2 तो लगभग √3/2 के अराउंड ये वैल्यू रखी जा सकती है. तो tan r की वैल्यू अपने पास आ चुकी है. ओके, अब tan r जब आ चुका है आपके पास, tan r की वैल्यू कितनी, √3/2, राइट. तो √3/2 बराबर, और यहां वैल्यू कितनी थी, ये 2.15 माइनस √3h अपॉन में 1.5. करेक्ट. अब बेटा इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर. बाकी इसमें देखो अप्रोक्सीमेट अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो आंसर इसमें निकालना थोड़ा सा भारी काम है, राइट. लेकिन जब अपन इसको अप्रोक्सीमेटली जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू अराउंड 50 के आसपास आएगी, ठीक है, 50 के आसपास, 50 सेंटीमीटर के अराउंड जो है इसकी वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर में बात करें तो ये वैल्यू 50 के आसपास आएगी. तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टास्क है बड़ा सारा. बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको. तो 1.5 इंटू में ये √3 आ गया, एंड देन 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4.3 माइनस 2√3h, एंड देन 1.5 इंटू √3 माइनस 4.3, सॉरी 2√3h बराबर 4.3 माइनस 1.5 √3. देन h इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 4.3 माइनस 1.5 √3/2 √3. ओके, इसकी वैल्यू लगभग आप कह सकते हो 50 सेंटीमीटर के अराउंड आएगी. ओके, तो क्योंकि हमने ये मीटर में कैलकुलेट की है तो लगभग आप कह सकते हो 0.5 मीटर के आसपास ये वैल्यू आएगी. सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर अराउंड ये वैल्यू आएगी, ठीक है. बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया यहाँ पर किस तरीके से हमें डील करना है. क्वेश्चन अच्छा था वैसे, ठीक है, क्वेश्चन वैसे अच्छा था, बट इसने डेटा थोड़ा सा जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले रखा है हल्का सा, बट जो भी है ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा, जिसमें थोड़ी ज्योमेट्री थोड़ी यूज आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. A point object O is placed in front of two thin symmetrical coaxial convex lenses
L1 and L2 within the focal length 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, विद फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो इसके 9 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज 10 सेंटीमीटर and the object is placed 6 centimeter away from the lens L1 as shown the figure. The distance between the object and the image formed by the system of the two lenses is, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस पूछिए साहब। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा 6 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, इंसिडेंट हुई, और इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, आ जाओ, 1/v माइनस 1/u, व्हाट इज u, -6 बराबर 1/f, इसकी फोकल लेंथ कितनी 24 प्लस का 24 रख दीजिए, 1/v बराबर यहाँ से कितना आया 1/24 माइनस 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 6 24 और माइनस का 3 बटा में 24, यह आ जाएगा माइनस का 1/8। तो इसका मतलब यहां से जो इमेज बनेगी माइनस का 1/8 पे बन रही है, इसका इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज यहां बन रही है I1, और कितना डिस्टेंस बनेगी 8 सेंटीमीटर पर। अब इसके बाद में लाइट रे इस पे जाएगी, इस लेंस से जब इंसिडेंट होगी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये वाला होगा, जिसकी डिस्टेंस यहां से 8 सेंटीमीटर, यहां से 10 है, तो टोटल कितनी होगी यहां से 18 सेंटीमीटर। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो क्या 9 सेंटीमीटर या 18 पे, तो इसका 2f पे नहीं है, 2f पे, इसका इमेज कहां पे बनेगी 2f पे बनेगी, इसका मतलब यहां से 18 सेंटीमीटर पर ही इमेज इस लेंस से बन जाएगी। तो इस लेंस से इमेज कितनी है डिस्टेंस पर 18, तो आपसे कहा क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम ऑफ द टू लेंसेज, 18 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस जो है आप काउंट कर सकते हो, तो 18 प्लस 10 और 6 कितना आ गया 16, 8 6 14 और 2 और 1 3, तो 34 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 8th क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9th, two convex lenses of focal length 20 centimeter each are placed coaxially with a separation of 60 centimeter between them. The image of distant object formed by the combination is at a centimeter from the first lens. तो दो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 20 है और इसकी भी कितनी 20, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इसका मतलब पैरेलल लाइट रे जाएंगी, कंफर्म है, पैरेलल आएंगी तो इसका मतलब इमेज कहां पे बनेगी फोकस पे, इसकी कितना डिस्टेंस 20 है, तो यहां पर 20 पे इमेज बनेगी, सही है, ये 20 पे बनी, और यहां 20 है ये 60 है, तो इसका मतलब इससे डिस्टेंस कितनी बची 40, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंफिनिटी से आ रही है तो इमेज कहां पे बनेगी 20 पे बनेगी, और 20 ये इसके लिए इमेज, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये 60 है तो ये 20 माइनस करेंगे तो 40, तो इसका मतलब ये 40 पर इस लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, और इस लेंस की फोकल लेंथ भी 20 है, इसका मतलब इसके लिए 2f पर, इसका मतलब इमेज फाइनली कहां पे बनेगी यहां से 40 पे, 2f पे है ना, तो फाइनल इमेज यहां पे बनेगी 40 पे। तो आपसे पूछा है दैट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज एट सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस से कितना डिस्टेंस बनेगा साहब, फर्स्ट लेंस ये 40 तो ये हो गया, 60 ये हो गया, तो फर्स्ट लेंस से कितना डिस्टेंस पर है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो आपने एक चीज गौर की होगी, अपन ऐसे क्वेश्चन कई किए हैं इस टाइप की, इमेज कहां पे बनेगी, लेकिन उनमें जो इमेज की डिस्टेंस है ना, वो लास्ट वाला जो लेंस होता है या लास्ट वाला जो ऑप्टिकल डिवाइस होता है उससे नहीं पूछिए। देखो, या तो इमेज की डिस्टेंस पहले वाले लेंस से पूछिए या इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पूछिए। तो प्लीज क्वेश्चन को जब सॉल्व करें आप, तो यहां तक 40 आ गया, अपने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आंसर फटाफट 40 भर देते हैं, इसमें देखते ही नहीं है कि डिस्टेंस कहां से पूछिए। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है, ठीक है, और तरीके से क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर टिक करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड with a uniform velocity 8 meters per second observes that a bird is diving vertically downward towards the fish with the velocity of 12 meters per second. If the refractive index of the water is 4/3, then the actual velocity of the diving bird to pick the fish will be. तो देखो, ये बर्ड है एक, इसकी डिस्टेंस मान लो यहां से यहां तक मैंने मान ली x है, ये फिश है, फिश जा रही है ऊपर की तरफ, राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, ओके। फिश की यहां से डिस्टेंस कितनी है y मान लेता हूं जी मैं, ओके। अब आपको ये बोल रखा है कि जो फिश है ना वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और वो भी उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। फिश ऑब्जर्व कर रहा है किसको, बर्ड को, जो कि बर्ड उसको पकड़ने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, और
फिश को ऐसा फील हो रहा है, बर्ड जो है उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, ये फिश को फील हो रहा है। तो आपको ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि फिश के रेस्पेक्ट में बर्ड की डिस्टेंस कितनी है। इमेज फिश की इमेज, बर्ड की इमेज कहां दिखेगी फिश को, तो एक्स है ना ये। तो अगर आपकी आई अगर यहां पर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है तो आपको पता है एपरेंट हाइट म्यू इंटू एक्स पर आपको बर्ड की इमेज दिखेगी इस सरफेस से। इसका मतलब बर्ड के फिश के रेस्पेक्ट में जो बर्ड की डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बेटा कितनी आएगी, देखो y तो आएगा प्लस में म्यू टाइम्स एक्स भी आएगा। दिस डिस्टेंस इज लेट्स से इसको क्या माने अपन, इसको मान लेते z मान लेते हैं चलो। तो ये बर्ड के रेस्पेक्ट में फिश के रेस्पेक्ट में बर्ड की डिस्टेंस है। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं यहां पर dz बाई dt बराबर dy बाई dt म्यू dx बाई dt। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये dz बाई dt तो ये फिश के रेस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी तो ही उसके रेस्पेक्ट में तो डिस्टेंस है, ये इमेज की डिस्टेंस। तो ये आपको गिवन है विच इज 12 मीटर पर सेकेंड। dy बाई dt फिश की एक्चुअल वेलोसिटी है, वो भी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 और dx बाई dt के एक्चुअल वेलोसिटी है बर्ड की v मान लो। 12 माइनस 8 कितना आया 4 बराबर 4/3, 4 4 कैंसिल आउट, v बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो बर्ड है ना वो बर्ड 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फिश की तरफ प्रोसीड कर रहा है जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए, A biconvex lens of focal length 10 cm is cut in two identical parts along a plane perpendicular to the principal axis. The power of each lens after cut is, ये लेंस है साहब, बीच में से कट कर दिया। तो बीच में से कट करने पर आपको पता है दोनों तरफ आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल हुए, इन दोनों को वापस कंबाइन कर दिया बन जाएगा। इसका दोनों पार्ट अगर आइडेंटिकल है, इसकी पूरे की फोकल लेंथ अगर f है ना, तो इस पार्ट की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 2f2f, क्योंकि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f इक्विवेलेंट। तो f1 और f2 दोनों बराबर ही आइडेंटिकल है, ये दोनों 1/2f प्लस 1/2f इज 1/f, तो f आना ही चाहिए। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अगर अपन बात करें तो ये आ जाएगी साहब 10 × 2, तो ये आ गई 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई। पावर पूछिए ईच लेंस की, तो पावर क्या होती है 1/f, लेकिन ध्यान रखना f मीटर में होना चाहिए। ये 20 सेंटीमीटर तो मीटर में कितना आएगा 20/100 मतलब 1/5 मीटर। ये 1/5 मीटर यहाँ पे रख दोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 5 डायोप्टर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 हो चुके हैं, चलिए 12 पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड इन ए इक्विलैटरल होलो प्रिज्म इज √2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द लिक्विड विल बी, आपसे डेल्टा मिनिमम पूछा साहब, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 है, और कैसा प्रिज्म है साहब इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसको a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, इक्विलैटरल है तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है √2, डेल्टा मिनिमम हमसे पूछा है यहाँ पर। एक बात बताइए a बराबर 60 है तो R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये प्रिज्म था, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, ऐसे गया, फिर लाइट रे ऐसे आ गई, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं साहब, यहाँ पर एंगल आई है, ये R है, तो यहाँ पर लगाई स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बराबर म्यू इज √2 इंटू साइन आर, व्हाट इज आर इज 30 डिग्री, साइन आई बराबर √2 साइन 30 इज 1/2, सो 1/√2, साइन आई इज 1/√2, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू 45 डिग्री, इसका मतलब आई की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है। मिनिमम डेविएशन के लिए बात हो रही है, सो डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस ए, डेल्टा मिनिमम इज i प्लस ई माइनस ए, आई और ई बराबर होते हैं मिनिमम डेविएशन केस में, 2i माइनस ए, तो यहाँ पर 2i, i इज 45 into 2 इज 90 माइनस ए इज 60 डिग्री, सो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन बेटा यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, तो 12th का आंसर आ जाएगा 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। Two transparent media having refractive indices 1 and 1.5 are separated by a spherical refracting surface of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। मतलब दो मीडियम है, एक तरफ 1.0 है म्यू और एक तरफ 1.5 है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कितना है 30 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस इज टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम एंड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका वो डेंसर मीडियम की तरफ है, मतलब मैंने सही बनाया है यहाँ पर, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में प्रेजेंट है एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस, मतलब दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है साहब। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस इज इन सेंटीमीटर, तो इमेज जो बनेगी उसकी यहाँ से पोल से डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे पूछा है, करेक्ट। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मूला इसको इसमें लगा करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप शायद जानते होंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है। तो बताइए ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, लेकिन लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट अपन को मेजर करना पड़ेगा। सो यू इज -15, μ2 जिसमें लाइट रे जाएंगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 मतलब जिससे लाइट रे आ रही है विच इज 1। सो μ2 इज 1.5 बाई वी माइनस 1 अपॉन यू इज -15 बराबर μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 विच मीन्स 0.5 बाय आर। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो वो इसी तरफ आप मेजर करोगे, सेंटर की तरफ जाओगे, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1.5 बाई वी इक्वल्स टू यहाँ से 1/2 तो 1/60 हो गया, ये माइनस 1/15, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 ये 60, तो माइनस का 3/60 बोले तो माइनस का 1/20 ये आ गया, एंड 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। सो माइनस का 1/20 ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 10। सो v इधर ले जाओ तो v बराबर आ गया अपने पास, ये 10 उधर गया, v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसका मतलब जो इमेज है, इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ this refracting surface is 30 centimeter. Minus 30 centimeter is indicating that image is forming at distance 30 centimeter opposite to the incident ray, मतलब इस तरफ इमेज बनेगी इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, कंफर्म है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस पूछी है तो हमें आंसर 30 सेंटीमीटर रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया 13। 14th पे आइए। As shown the figure, a plane mirror is fixed at a height 50 centimeter from the bottom of a tank containing water mu equals to 4/3। तो water given है 8 centimeter, I think चलो बढ़ते हैं आगे देखते हैं। तो mu की वैल्यू given 4/3, the height of water in the tank is 8 centimeter। A small bulb is placed at the bottom of the water tank। यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ हमने, small bulb। The distance of the image of the bulb formed by the mirror from the bottom of the tank is। तो ये कह रहा है कि जो मिरर से जो इमेज बनेगी, the distance of the image of the bulb formed by mirror from the bottom of the tank is। तो मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, मतलब टैंक के बॉटम से बताओ डिस्टेंस कितनी बनेगी। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सो म्यू इक्वल्स टू कितना गिवन है यहाँ पर 4/3। क्लियर। तो बेटा लाइट रे सबसे पहले इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर टू रेयर, राइट। रिफ्रैक्शन होगा तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एपरेंट डेप्थ पे फॉर्म होगी, एपरेंट डेप्थ यहां पर आ जाएगा h बाय म्यू। सो व्हाट इज h? h इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 बाय म्यू, एंड म्यू इज 4/3, तो 4/3 अगर अपन करें तो यहां से आ जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो जो इमेज बन रही है यहाँ पर वो 6 सेंटीमीटर इस वाटर सरफेस से 6 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे बनेगी, यहाँ इमेज बन गई। ओके, सो इसका डायग्राम एक बार थोड़ा सा अपन थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज कर दें ऐसे करके, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये इमेज बन रही है विच इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद में लाइट रे फर्दर इस मिरर पे जाएगी। अब मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है ये, जहां पे ये इसकी रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी थी। तो ये 50 आपको गिवन है यहाँ पर। ओके, 50 यहाँ पर गिवन है आपको, और 50 माइनस 8 जो है 42 हो जाएगा ये वाला। दिस लेंथ इज 42 और ये अपने पास कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 42 प्लस 6 मतलब 48 सेंटीमीटर। सो मिरर से जो डिस्टेंस है, मिरर से जो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो इमेज भी सीधी सी बात है, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज उतना सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे बन जाएगी 48 सेंटीमीटर, यहाँ पे इमेज बन गई। दिस डिस्टेंस इज 48 सेंटीमीटर। तो अब ये जो इमेज है इसकी बॉटम से डिस्टेंस बतानी है अपन को। सो दिस इज 48 एंड दिस इज 50, दिस कंप्लीट लेंथ इज 50।
तो 50 प्लस 48 बोले तो 98, सो डिस्टेंस इज 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। पहला तो एक रिफ्रैक्शन हुआ एंड देन फिर रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कॉन्जुगेटिव रिफ्लेक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। 15th, the radius of curvature of each surface of convex lens having refractive index 1.8 is 20 centimeter. The lens is now immersed in a liquid of refractive index 1.5. The ratio of power of lens in air to its power in the liquid will be x ratio 1, the value of the x is. तो सबसे पहले तो देखो सीधी सी बात है, लेंस की पावर फाइंड करनी एयर के अंदर। अब एयर के अंदर फाइंड करें और ये ध्यान रखना ईच सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1.8 है। आइए फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, 1/f इक्वल्स टू व्हाट इज म्यू, म्यू इज 1.8 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1, इंसिडेंट रे इधर मान लो, r1 इस सरफेस का r है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 1/20 माइनस r2 नेगेटिव हो जाएगा, इसका सेंटर इधर की तरफ आएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगी रेडियस को मेजर करने के लिए, तो माइनस का 1/20, तो यहां से 1.8 माइनस 1 इज 0.8 एंड 1/f इज पावर, राइट, सो दिस इज p1 लेट्स से, तो 0.8 इनटू, तो 1/20 1/20 1/10, क्लियर, तो ये अपने पास पावर आ गई 0.8/10 या 0.08 ये पावर हमारे पास आ चुकी है। ओके ठीक है साहब, अब इस लेंस को आपने लिक्विड के अंदर रख दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, अब जो फोकल लेंथ आएगी इस लेंस की उस लिक्विड में मान लीजिए f डैश, तो 1/f डैश इक्वल्स टू 1.8/1.5 माइनस 1, और ये वाली क्वांटिटी सेम ही आएगी 1/20 1/20 1/10 हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 0.3, 1.8 माइनस 0.5 1.5 इंटू 1/10, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया 35, तो ये 1/50 आ गया सर। सो इसको मैं P2 लिख सकता हूं, सो P2 इक्वल्स टू 1/50। ओके, इसको चाहो तो इसको भी सेटल कर सकते हो, पॉइंट को हटा दो, 0 कर दो, और 50 मतलब 2 से कट कर दो, तो 2 और ये 50 आ गया। तो P1 है 4/50 एंड P2 है 1/50। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे ये पूछा इनका रेशियो बताइए, तो P1/P2 पूछा है, सो P1/P2 4/50/1/50 इज 4:1, तो इसमें 4:1 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू पूछिए, व्हाट इज x, x इज 4, तो ये था 15th का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 16th, two vertical plane mirrors A and B are separated by 10 cm. A point object O is placed at a distance of 2 cm from mirror A. तो मिरर ए से ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर ए फ्रॉम द मिरर ए इज, मतलब ए से जो सेकंड इमेज बनेगी ना नियरेस्ट, उसकी ए से ही इमेज पूछी आपसे। अब देखो बेटा सिंपल है, जैसे 2 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है इससे लाइट रे इस पे इंसिडेंट करो, चलो इंसिडेंट की, तो इससे रिफ्लेक्शन हुआ, तो इमेज कहां पे बनेगी 2 सेंटीमीटर पे, ये फर्स्ट इमेज बन गई बेटा, तो दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद में लाइट इधर जाएगी, सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन है, ये 2 है और ये 10 है, 10 और 2 12, तो इसका मतलब इस मिरर से 12 पर इमेज बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना ये बी के पीछे की तरफ है, हमको ए के पीछे की तरफ मेजर करना है। हो गया यहां तक। इस तरीके से वापस लाइट यहां आएगी मिरर ए पर, तो इसके लिए वापस ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये 12 10 22, तो इमेज यहां पर 22 पे बनेगी, तो यहां इसको अपन I3 मान लेते हैं, चलो। सो दिस लेंथ इज 10 और 12 22 हो गया, तो ये 22 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से लगातार चलता जाएगा। तो आपको लग रहा होगा ये सेकंड इमेज है, लेकिन अभी वेट करो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसमें भी तो इंसिडेंट होगी। अब इस पे इंसिडेंट करें तो ये 2 है, ये 10 है, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, तो ये 8 पे इमेज बन गई, देखो यहाँ पर। उसके बाद में लाइट रे इधर जाएगी, लाइट रे इधर जाएगी, तो इस रिफ्लेक्शन के बाद में जो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज ऑब्जेक्ट जो होगा इस मिरर के लिए वो यहाँ पर है 8 पे, 10 और 8 18, इसको इस मिरर से 18 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सेकंड नियरेस्ट इमेज नहीं है, सेकंड नियरेस्ट इमेज ये वाली 18 सेंटीमीटर पर, क्लियर। तो मिरर ए के बिहाइंड जो है सेकंड नियरेस्ट इमेज 18 सेंटीमीटर जो है वो मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th, the distance between object and its two times
and its 2 times magnified real image as produced by a convex lens is 45 सेंटीमीटर। मतलब कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ साहब, है ना, और इट्स 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। इमेज रियल का मतलब क्या हुआ? इमेज इधर बनेगी, और मैग्निफाइड है तो इतना पता होना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में होगा तो इमेज जो है वो 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगी, जो कि लार्ज भी होगी। तो यही केस होगा, और क्या है, एज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज 45 सेंटीमीटर। तो इसके मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 45 सेंटीमीटर बेटा। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इज, लेंस की फोकल लेंथ पूछी आपसे, तो अज्यूम कर लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस है y साहब। तो मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है m इक्वल्स टू, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होगा कंफर्म है, तो m डेफिनेटली माइनस का 2 होगा, 2 टाइम्स है माइनस का 2, और बराबर होता है v बाई यू। व्हाट इज v? v इज अ y प्लस का y, एंड व्हाट इज u? u इज अ माइनस x। करेक्ट, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y बराबर आ गया अपने पास 2x। तो ये डिस्टेंस ली है मैंने x एंड y, राइट। अब मैं लेंस का फॉर्मूला लगा देता हूं, 1 अपॉन v, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज y, माइनस 1 अपॉन u, u इज अ माइनस x, बराबर 1 अपॉन, करेक्ट। तो यहां से y की वैल्यू अपने पास 2x है, और साथ ही साथ अपन को ये भी दे रखा है कि x प्लस वाई इज 45। सो x प्लस वाई इज 45, यहां से y बराबर 2x रख सकते, 2x प्लस x, 3x बराबर 45, x बराबर अपने पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, सो x इज 15, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय 15, एंड व्हाट इज y? 15 इंटू 2 30 इज इक्वल टू 1 बाय f। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 आ गया, 2 और 1 3, 3 बटा 30 मतलब 1 बटा 10। तो f की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसमें लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 18th पे आइए, 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2। तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखे हैं, मीडियम मतलब अलग अलग 2 मीडियम है। आर पुट इन ए बीकर एज ऑन द फिगर, द हाइट ऑफ द ईच कॉलम इज 6 सेंटीमीटर, a coin is placed at the bottom of the beaker for near normal vision, the apparent depth of the coin is alpha by 4 centimeter, the value of alpha is। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन ऐसा आया था। आप इसको ऐसे देख रहे हो, इस कॉइन को नॉर्मली, तो इसमें पूछा है कि एपरेंट डेप्थ बताइए कितनी है। एपरेंट डेप्थ इज अल्फा बाय 4, देन अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी है यहाँ पर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है देन एपरेंट डेप्थ इज h1 by mu1 प्लस h2 by mu2। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना, और ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखें। सो h1 by mu1 प्लस h2 by mu2। व्हाट इज h1? h1 इज 6, h1 और h2 दोनों इक्वल ही है, तो एक काम करते हैं, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, 6 को पहले ही बार ले लो। 1 by mu1, व्हाट इज mu1? 8/5, 8/5 प्लस व्हाट इज mu2? 3/2। ओके, तो कहीं गलती ना कर दूं मैं, 3/2, चलो अभी देखते हैं। तो 8 3 24 आ गया, ये 3 8 3 15 और 8 2 16 इंटू 6, 6 4 15 और 16, यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ गया 6 5 11 2 31, 31/4, तो 31/4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये एपरेंट डेप्थ है बेटा, और आपको आंसर दे रखा है कि अल्फा बाय 4 सेंटीमीटर की टर्म्स में बताना है। अल्फा बताओ जरा कितना आएगा, तो सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है, अल्फा इज 31/4, राइट। 19, the refractive index of prism is √3 and the ratio of angle of minimum deviation to the angle of prism is 1। ओके, मिनिमम डेविएशन जो है प्रिज्म के लिए अगर अपन बात करें तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो है वो a के इक्वल है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल दे रखी है अपन को। और डेल्टा मिनिमम वैसे आपको पता होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, a की वैल्यू हमसे पूछी है यहाँ पर। तो डेल्टा मिनिमम वैसे अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम। ये कौन सा फॉर्मूला? मिनिमम डेविएशन वाला है ना। और प्रिज्म में ये ध्यान रखो आप, मिनिमम डेविएशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है एग्जाम में प्रिज्म में, ठीक है। तो वो कंडीशन जरूर आप याद रखें बेटा, वो जरूर पढ़ के जाएं। तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, और ये कुछ नहीं है, स्नेल्स लॉ है साहब, स्नेल्स लॉ लगा के आराम से अपन इसको लिख सकते हैं। सो ये डेल्टा मिनिमम इज a, यहां प्लेस कर दो, यहां a ऑलरेडी दे ही रखा अपन को। सो म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस a
which means 2a by 2 is which means a, sin a by 2। तो sin a को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 sin a by 2 cos a by 2, करेक्ट, अपॉन यहां जाएगा sin a by 2, sin a by 2 कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज म्यू? म्यू आपको गिवन है √3, सो √3 के डिवाइड में 2 ले आओ, cos a by 2 equals to √3 by 2, so cos a by 2 is √3 by 2 and √3 by 2 आप जानते हो cos 30 की वैल्यू होती है, ओके। so cos a by 2 is cos 30, a by 2 is 30, then a equals to 60 डिग्री। so प्रिज्म एंगल जो है अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a ray is incident on a glass slab thickness 4√3 centimeter and refractive index √2, the angle of incidence is equal to the critical angle of the glass slab with air, okay। the lateral displacement of the ray after passing through the glass slab is, ये क्वेश्चन जो था हमने ऑलरेडी सेम क्वेश्चन जो है पहले भी डिस्कस किया था, राइट। मैं एक बार कंफर्म करूं इस क्वेश्चन को, और उसमें भी जो लेंथ वगैरह थी वो भी सिमिलर टाइप की थी, राइट। चलो खैर इसको भी डील कर लेते हैं अपन। आइए, सेम डिटो क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, बस डेटा में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है ना। तो चलो करते हैं अपन। लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस गिवन है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यहां पर कितना आएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 है तो क्रिटिकल एंगल तो 45 डिग्री आ गया। तो एक ग्लास स्लैब पर लाइट रे से इंसिडेंट हो रही है और क्रिटिकल एंगल मतलब 45 डिग्री एंगल पर ये लाइट रे ऐसे बैंड होगी बेटा, उसके बाद में अगेन फिर वापस रेयर मिड में जा रही, वापस बैंड होगी, और इन दोनों लाइट रेज के बीच में जो शिफ्टिंग है ना, इसी शिफ्टिंग को अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, डी। थिकनेस जो है ग्लास स्लैब की टी है, तो लेटरल शिफ्टिंग की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। अब टी आपको यहां दे रखा है अगले ने, ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी 4√3 आप प्लेस कर दो यहां पर, साइन व्हाट इज आई, आई इज 45 डिग्री माइनस, अब आर की वैल्यू हमें प्लेस करनी है, चलो प्लेस करते हैं। आर फाइंड करने के लिए आप क्या करें, क्योंकि म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है √2, आई की वैल्यू भी 45 है, तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए यहां पर, तो 1 इंटू साइन 45, स्नेल्स लॉ में अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो 1 इंटू साइन 45 इक्वल्स टू म्यू विच इज √2 साइन आर। साइन 45 इज 1/√2 1/2, सो साइन आर इज 1/2, दैट मींस आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो आर 30 आ गया, प्लेस कर दो यहां पर। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डी इक्वल्स टू 4√3 cos 30 से √3/2 तो 2 ऊपर चला गया, और साइन 15 बचेगा ये, एंड साइन 15 आपको गिवन है बेटा विच इज 0.25, सो 0.25 इज 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, सो लेटरल शिफ्टिंग जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आसान है, बट ये भी ध्यान रखो कि जो स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें लेटरल शिफ्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखो 2 बार आ गया, देखो डेटा में थोड़ा सा हेरफेर है, बाकी तो सेम क्वेश्चन ही उसी टाइप का क्वेश्चन मिला है। और ये जो पार्ट है ये आपके 12th में प्रैक्टिकल्स में भी ये चीज आती है ना, लेटरल शिफ्टिंग के बारे में प्रैक्टिकल्स में भी आता है, तो थोड़ा सा इस पे गौर करें आप। आइए क्वेश्चन नंबर 21, in an experiment to measure the focal length f of a convex lens, the magnitude of the object distance x and the image distance y are measured with reference to the focal point of the lens. The y-x plot is shown in the figure. The focal length of the lens is, पूछा आपसे बेटा। अब ये ध्यान रखना आपको, कॉन्वेक्स लेंस जैसे मान लो ये फोकस है इसका, इधर फोकस है इसका, तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा आपने, सपोज इमेज मान लो यहां बनी इसकी, तो ऑब्जेक्ट की फोकस से जो डिस्टेंस है और जो फोकस से जो इमेज की डिस्टेंस है y, उसका ग्राफ दे रखा है अपन को, करेक्ट।
तो हमें ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है इतना, एकदम इसमें इसका लूप होल देखना है अपन को, इसी कमज़ोरी देखनी कि कहाँ क्या कुछ हिंट दे रखा है हमें। अगर आप इस ग्राफ को देखो, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ये, तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर x बराबर 20 सेंटीमीटर पर y बराबर 20 सेंटीमीटर है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ये x 20 सेंटीमीटर है, तो ये y भी यहाँ पर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। मैं खाली इसी पॉइंट को सिलेक्ट किया है मैंने। तो एक बात बताइए आप, ये फोकस है, ये f के बराबर है, f फोकल लेंथ। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये 20 सेंटीमीटर 20 प्लस एफ पे है, तो ये भी इमेज 20 प्लस एफ पे बन रही है। 20 प्लस एफ पे बनने का मतलब एक ही कंडीशन हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस्ड है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। दैट मींस दिस लेंथ मस्ट बी f। सिंपल। तो इसका मतलब फोकल लेंथ यहां पर कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 22 लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex curved surface of radius 20 centimeter and refractive index 1.5. If the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at centimeter from the object. ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछिए साहब। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि डायरेक्ट लेंस से इमेज की डिस्टेंस पूछे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं और वो भी अपन गलत करके आ जाते हैं। तो वापस आइए। तो कॉन्वेक्स कर्व सरफेस ऑफ रेडियस 10-20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है आपको? 1.5। सोर्स इज लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सोर्स या ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर? 100 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछिए। तो ये सिंपल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। यहाँ एयर है बेटा, एयर से ये लाइट रेज इस पे फॉल करेंगी ऐसे। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला, μ2 बाई वी। फॉर्मूला ये लगेगा माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। सो व्हाट इज μ2? μ2 इज 1.5 जिसमें लाइट रेज जा रही है, बाई वी आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस व्हाट इज μ1? μ1 इज एयर 1 बाई यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा? 100 लिखेंगे या -100 लिखेंगे? इंसिडेंट रे इधर है, आप मेजर करने के लिए इधर जाओगे तो -100 बराबर μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1 विच मींस 0.5। 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूं। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस इज 20 सेंटीमीटर मतलब प्लस का 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ, तो ये 20 आ गया बेटा। नाउ 1.5 बाई वी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अपने पास बेटा 1/40 माइनस 1/100। करेक्ट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, 4000 हो गया, 100 माइनस 40 तो ये आ गया 60, तो 6/400 आ गया ये। और यहाँ पर 1.5 है तो 1.5 को आप यहाँ पे मैं थोड़ा अरेंज कर दूं, तो 3/2v बराबर 6/400। करेक्ट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। 3 से ये 2 हो जाएगा बेटा, 2 से ये 2, फिर ये 2 से 2, v बराबर कितना आया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो इमेज की जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम दिस सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। प्लस का है तो इस तरफ है, लेकिन डिस्टेंस कहां से पूछिए? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो 100 प्लस 100 विच मीन्स 200 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा यहां पर 200 सेंटीमीटर। ओके। तो ये थे आपके 2023 से 2024 तक के जेईई मेंस के क्वेश्चंस। तो अगर आपने सही से ऑब्जर्व किया क्वेश्चंस को, देखो बेटा इस बार भी जैसे अगर अपन बात करें तो जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस है ना वो इसी पैटर्न के ही आते हैं। और अगर आपने बेसिक थीम को अगर पकड़ा है इस चैप्टर की, तो थीम यही है, लेंस हो गया, मिरर हो गया, उनका जो बेसिक फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, राइट। एक लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μl/μs - 1 1/r1 - 1/r2 फोकल लेंथ फाइंड करने वाला। और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो जैसे स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी यूज हुआ है। एक एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज हुआ है ना, कुछ स्पेसिफिक जो फॉर्मूलाज है उनका ज्यादा यूज हुआ है।
अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो तो, ठीक है। तो और क्वेश्चंस देखा जाए तो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही है, उनमें लॉजिकल क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और इतनी प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा सा भी, अगर पीवाईक्यूज को भी अगर आप ढंग से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इतना आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो। बट थोड़ा सा सावधानी के साथ, कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, आंसर भी आ जाता है, लेकिन जो चीज़ पूछी होती है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हम ओवर एक्साइटमेंट में जो है, जो हमारी वैल्यू आती है, जो भी आता है उसको अपन टिक कर देते हैं या लिख देते हैं, इंटीजर में फिल कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि यार डिस्टेंस तो यहाँ से पूछी थी, हमने यहाँ से रख दी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा गौर कीजिए, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।